नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां विधायक उमेश शर्मा काओ, विनोद चमोली और खजान दास भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने मेयर थपलियाल, नगर आयुक्त और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि निगम अपनी स्थापना से अब 28वें साल में प्रवेश कर अहम विकास कार्यों और कई जन सुविधाओं के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि देहरादून क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो, आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए निगम और सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर में आने जाने वालों की संख्या और बढ़ेगी। एयरपोर्ट, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार से देहरादून एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और बसावट से नई चुनौतियां भी सामने हैं, जिसका समाधान कर शहर को आदर्श महानगर बनाने का दायित्व नगर निगम मजबूती से निभा रहा है। नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी को, देहरादून शहरवासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सरकार लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया गया है, जिसमें हाल ही में प्रतिमाह 1500 रुपये की वृद्धि भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में भी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है और किसी भी समय इसका लाभ संबंधित कर्मियों को मिल सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, ताकि कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं और 0 से 6 साल तक के बच्चों को आवश्यक पोषण मिलने में कमी न हो। सदैव से विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली वो सशक्त महिलाएं हैं। सरकार की उनके प्रति हमेशा दृष्टि संवेदनशीलता के साथ में रही और मैं कह सकती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है कि उनका मानदेय सम्मानजनक मानदेय के स्तर पर पहुंचा। 1500 रुपये प्रति माह उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का काम धामी जी की सरकार ने किया। उनकी मांगों में आने वाले समय के दृष्टिगत ये रही है कि मानदेय में और बढ़ोतरी हो। मैं समझती हूँ कि धामी जी की सरकार हो, स्वयं मैं सरकार का अंग होते हुए मैं उन्हें विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज भी हमारा रुख जो है बहुत सकारात्मक है और ये अच्छी खबर उनको कभी भी किसी भी समय मैं समझती हूँ कि परिणाम के रूप में भी मिल सकती है। इसके हम लोग उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक चरम पर है। आए दिन गुलदार और भालू किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारी है, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल से की खास बातचीत। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वन्य जीवों का खतरा लगातार बढ़ भी रहा है और ऐसे में जंगली जानवरों का अटैक जो है वो भी देखा जा रहा है। किस रूप में आप देख भी रहे हो, क्या कुछ नीतियां बना रही राज्य सरकार? देखिए, राज्य सरकार ने आपने देखा कि जब से हमारी सरकार आई, जब हम लोग आए थे तो 4 लाख रुपए मुआवजे का प्राविधान था। हमने 6 लाख किया और अब 10 लाख करने का निर्णय लिया। इसके अलावा इलाज के लिए, आंशिक घायल के लिए, ज़्यादा गंभीर घायलों के लिए भी पैसों का प्राविधान था। अब हमने निर्णय लिया है कि घायलों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ साथ पहली बार पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने उन जगहों को चिन्हित करने के बाद वहाँ पर सोलर लाइट भेजने का प्राविधान किया। अब हम लोग 20 जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिन खंडों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उनमें हर खंड को 50 सोलर लाइट और ग्रास कटर्स हम भेज रहे हैं।
और विधायकों और सांसदों को भी हमने पत्र लिखा है कि उन्हें भी अपनी विधायक निधि और सांसद निधि से इसे मदद करनी चाहिए ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जागरूकता की आवश्यकता स्थानीय लोगों में है। कूड़ा कहीं पे इकट्ठा ना करें, कूड़ा इकट्ठा न करने के साथ साथ रात में अकेले न चलें, प्रकाश लेके जाएं और समय रहते हुए जो है कम से कम अपने घर, अगर काम नहीं है तो समय रहते अपने घरों में आ जाएं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं प्रकृति में जो क्लाइमेटिक चेंज जो है, ये क्लाइमेट चेंज से भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जानवरों के चरित्र पर, उनके काम पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि इतने सालों की घटना में भालू का ये स्वरूप कभी नहीं दिखाई दिया, ये पहली बार दिख रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन, और क्योंकि भालू इस पीरियड में हाइबरनेशन में चला जाता था, 4 महीने सोता था गुफाओं में, ज़्यादा मॉइस्चर लेवल बनने के कारण उसका न सोने से उसके अंदर कहीं झुंझलाहट हुई, और इन 4 महीनों में उसको खाने को न मिलने से कहीं ना कहीं उसका वो एग्रेसिव हुआ, और वो जब आबादी की तरफ गया तो उसने मानव वन्यजीव संघर्ष को जन्म दिया। तो हम लोगों को इसीलिए हम लोगों ने अपनी प्लांटेशन पॉलिसी में 20% फलदार वृक्ष लगाना अनिवार्य भी किया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जब पेड़ बड़े होंगे तो फल देना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों के जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। सर, क्योंकि विपक्ष हर बार ये कहता है कि जंगली जानवरों को पकड़ कर एक जगह से दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। क्या इस तरह की तस्वीर? एक तो जंगली जानवर जिसको आप कह रहे हैं जंगली जानवर का काम ही जंगल में रहना है। हम कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अगर देखते हैं जहाँ खतरनाक है तो बहुत तत्काल हम नष्ट करने का आदेश देते हैं। अगर ट्रैंकुलाइज किया तो ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू सेंटर ले जा करके उसके बाद दूसरे जंगलों में छोड़ देते हैं। देखिए, जंगली जानवर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके लिए वाइल्ड एनिमल के महत्व को भी लोगों को समझना पड़ेगा। जंगली जानवर का रहना जैविक विविधता के लिए बहुत आवश्यक है, और मनुष्य और वन्य जीव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकता है। तो ऐसे में ज़्यादा जरूरी ये है कि हम लोग प्रयास ये करें कि अब जो ज़रूरत है सावधानियाँ बरतें। गाँवों के आसपास जो हम लोग कूड़ा खाने का सामान फेंक देते हैं उसको फेंकने से परहेज करें, और अनावश्यक रूप से रात को न निकले, और खासकर अकेले तो बिल्कुल न निकले बिना प्रकाश के। तो ये सावधानी करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार बहुत गंभीर है और लगातार सरकार वन्य जीव मानव संघर्ष को कम करने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है। यानी कि आप ड्रोन के माध्यम से भी सर करा रहे हैं चेकिंग? उसको GIS सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने सेंसर भी किया है, कॉर्पोरेट में काम चल रहा है, और हम प्रदेश स्तर पर इस पर काम आगे कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहले से चिन्हित करने के बाद लोगों को अलर्ट किया जा सके। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुबोध उनियाल जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां जो है वो राज्य सरकार के तौर पर की जा रही है ताकि वन्य जीव और मानव संघर्ष जो है वो कम हो सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में प्रवासी भारतीयों और प्रवासी क्षेत्रों से बाहर रह रहे लोगों को वोट जोड़ो अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सालों बाद अपने गांव लौटते हैं, यह सेवानिवृत्त के बाद स्थायी रूप से बसते हैं, उन्हें अपने गांव में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के चलते लगातार सीटों में कमी और जनसंख्या आधारित बजट में गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवासी भाई अपने गाँव में वोट बनवाए और अपनी जनगणना वहीं करवाए तो इससे न केवल पर्वतीय क्षेत्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि केंद्रीय बजट में भी इन क्षेत्रों का हिस्सा मजबूत होगा। जोशी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे नए मतदाताओं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं और छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल कहा है, और हम सब का भी आग्रह है, जो लोग हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो अपना वोट अपने गांव में बनाएं और अपने गांव में आएं, और उससे पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो सीटें कम हो रही हैं उनमें भी असर पड़ेगा, और जनसंख्या आधारित बजट होता है और जो भारत सरकार द्वारा मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और सारे लोगों को हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से भी, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोट जोड़े जाएं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके वोट जोड़े जाएं, मतलब बाहर से जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो रिटायर होके गांव में आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनको भी जोड़ा जाए। जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनको भी जोड़ा जाए। इस हिसाब से पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है। विशेषकर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के प्रवासी भाई हैं, अगर वो गांव में आकर अपना वोट बनाएं
अपनी जनगणना गांव में कराएं तो निश्चित कालाडूंगी में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता ने एकजुट होकर हरक सिंह रावत का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके बयान ने न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि हरक सिंह रावत ने जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाए और सिख समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगी जाए। नेता हरक सिंह रावत का यहाँ पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत जी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने सिख समाज का अपमान किया। उनके इस बयान की हम सब निंदा करते हैं। इसके बाद यहाँ पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का यह चाल चरित्र रहा है कि सिख समाज का बार बार अपमान करती है और उसके साथ ही साथ 1984 में सिख समाज के ऊपर जो कांग्रेस के द्वारा दंगे किए गए थे उनको कांग्रेसी नेता भूले नहीं है और कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी टीस रहती है कि सिख समाज का अपमान करो। तो उसी क्रम में हरक सिंह रावत जी द्वारा यह बयान दिया गया है। हम इस बयान की निंदा करते हैं और उनसे इस बात के माफी मांगने को उनसे कहते हैं कि पूरे सिख समाज से माफी मांगे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार सिख समाज का लगातार मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमारे 4 साहिबजादे उनके बलिदान पे वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं द्वारा तमाम नेताओं द्वारा सिख समाज का बार बार अपमान किया जाता है जो घोर निंदनीय है और इस समाज में कहीं इस तरह के अपमान की कहीं कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस की रीति नीति यही रही है कि देश को बांटा जाए, समाज को बांटा जाए। आज उनकी कथनी करनी सामने आ चुकी है। इनके बयानों से पता चल चुका है कि ये समाज को और देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। और बीच में इन लोगों के बयान आ रहे थे, एक कह रहा था कि विस्फोट से दूर रहे, दूसरा कह रहा था कि फुके कारतूसों से दूर रहे। ये वही व्यक्ति है जो समाज में घुस बोल रहे हैं और फुके कारतूस है। और मेरा समाज से निवेदन है कि ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत जो सिखों के ऊपर जो ये टिप्पणी की गई है ये बहुत ही निंदनीय है और जो है कांग्रेस भी जो है सिख विरोधी रही है हमेशा से। 1984 की आप दंगे देखिए और जो है इनके द्वारा जो भी ये टिप्पणी की गई है इसमें सिख समाज में बहुत ही रोष है जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। उनको जो है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और सिख समाज के इतिहास को देखना चाहिए कि सिखों ने इस देश के लिए और हिंदुत्व के लिए क्या किया है। सिखों ने जो है हिंदुत्व को बचाने का काम किया है और जो है उनके इतिहास को देखते हुए ऐसी जो है टिप्पणी करना उनके लिए निंदनीय है जिसकी हम कई शब्दों में निंदा करते हैं और इसके लिए हरक सिंह रावत को जो है माफी मांगनी चाहिए। पूरे हल्द्वानी में बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कल फैसले की दृष्टिगत किसी तरह का कोई भी व्यक्ति अफवाह या सोशल मीडिया में भ्रमित जानकारी ना फैलाए। प्रशासन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी को मान्य करना पड़ेगा। इस मौके पर एसपी सिटी मनोज करतियाल ने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा जिन भी पुलिस अधिकारियों को सरकारी हथियार अलॉट किए गए हैं वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पास रखें। उन्होंने कहा कि बनबुलपुरा क्षेत्र की निगरानी पुलिस 24 घंटे कर रही है। इसके अलावा जो भी सामाजिक तत्व को हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दृष्टिगत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की गई है। 10/12/2025 को 10 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मैटर का अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। कल एक महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई है। इसको लेके बहुत मतलब स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मैटर है तो संवेदनशीलता के दृष्टिगत एहतियातन के रूप पे हमने पुलिस, पीएसी, फायर और ट्रैफिक सीपीयू का बल को तैनात किया है। साथ में हम ये बता दें कि वहाँ पर माननीय डीएम महोदय द्वारा कि भारी संख्या में सेक्टर और जोन के आधार पर जो है मजिस्ट्रेट्स को भी तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं ये एक संपूर्ण समग्र समन्वय का कार्रवाई है, जॉइंट कार्रवाई है ये। इसमें पुलिस, आरपीएफ, रेलवे की सीनियर अधिकारीगण, जीआरपी, जिला प्रशासन,
नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, फॉरेस्ट, बिजली विभाग सभी के टीमें इस प्रबंधन में लगे हुए हैं। कोई भी नहीं बदल सकता है, तो हमारी क्या औकात है, मानेंगे जरूर करके, रोटी कपड़ा और मकान बस। ये कोर्ट का फैसला है, तारीख का टाइम है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पे यहाँ पे ढोलक बस्ती में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का टाइम, इतने साल हो गया है। अब छोटा थोड़ा थोड़ा इतना छोटा परिवार है, देखो तो कितना परिवार है, बहुत ज्यादा परिवार है, ज्यादा परेशान में है। आप फैसला देखो, जो वहाँ का फैसला होगा हम मानेंगे। हम तो हमारा फैसला यही है कि हमें कहीं बिठाया जाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे ठंड पे मर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि जो फैसला हो रहा हमारे हक के लिए होगा, बेहक के लिए नहीं होगा। हम भी दुआ मांगेंगे उनके लिए जो हमारे हक के लिए फैसला करे। हम कल से 2-3 दिन से खाना नहीं खाया सर, हमारे भी बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। जब कहीं हमें बिठा दो, यहाँ से उजाड़ दो और कहीं पर भी बिठा दो। हमारा उम्मीद है कि हमारे फैसले में कोई टाल नहीं करेंगे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा तो हमारे लिए होगा सर, बढ़िया इंसाफ से फैसला करे सर, उसके लिए हम भी दुआएं मांगेंगे। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी ने आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर के तहत सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने कहा कि सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई है और एक कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ और आधार कार्ड केंद्र का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया है, जिससे लोगों को आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल सके। दिया है कि मैं उनसे जो भी रिलेटिव हैं, जो अधिकारी, उनसे अभी बात करके और मैं पूरा इसका समाधान निकालूंगा। और बहुत ही जेन्युइन ये परेशानी थी हमारी और इसकी वजह से काम रुका हुआ पीडब्ल्यूडी का। और पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि हमसे अनुमति नहीं ली इन्होंने, जल निगम ने और जल संस्थान ने अनुमति नहीं ली, मतलब लाइन डालने से पहले जी। और जल निगम ये कह रहा है कि हमें पीडब्ल्यूडी पैसा दे तब हम लाइन हटाएंगे। तो आज उसी को लेके मैंने सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट की और बात रखी। जल संस्थान को 49 लाख रुपया इसका आया हुआ, काम तब भी नहीं हो रहा। हाईवे का काम 2 दिन काम चला है, जल निगम ने 2 दिन काम चलाया है, आधी लाइन उखेड़ के साइड में छोड़ गए हैं। और उसके बाद भी, और कल मेरी बात हुई ठेकेदार से, तो ठेकेदार ने कहा, बड़े साहब ने कह दिया कि काम रुकवा दो। जब हमने यहाँ पे अपना कार्यभार संभाला तो हमने देखा लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। वो यहाँ पर आते थे और उन्हें अपनी कोई भी काम करने के लिए, आधार कार्ड के लिए या और भी जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनके लिए उन्हें पूरा दिन भटकना पड़ता था। पहले यहाँ से उन्हें फिर पहले CSC सेंटर जाना होता था, फिर वापस आते थे। उतने टाइम में उनका पूरा दिन खराब होता था। तो हमें लगा कि यह सब चीज़ें, यहाँ पर एक CSC सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विचार को लेकर हमने यहाँ पर CSC सेंटर का शुरुआत। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे आकांक्षी विकास खंड गदरपुर में आए हैं। यहाँ पे हमारे जो माननीय ब्लॉक प्रमुख मैडम हैं ज्योति ग्रोवर जी, सांसद प्रतिनिधि हमारे प्रीत ग्रोवर जी, BDO साहिबान, यहाँ पे इनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल ली गई है, जिसके द्वारा जो भी लोग यहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उसमें देखा गया है कि स्कीम्स में आधार कार्ड अपडेशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। और यहाँ आकांक्षी विकास खंड में जो ये नया देवभूमि जन सेवा केंद्र खोला गया है, उसके थ्रू भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में एक आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेवा प्रदान की जाएगी। और अन्य जितनी भी स्कीम्स हमारे द्वारा दी जा सकती हैं, जिसके लिए लोगों के लिए एक वन स्टॉप सेंटर टाइप रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के जो ब्लॉक लेवल अधिकारी ब्लॉक में ही बैठते हैं, तो यहाँ पे आके वो उन चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स चलाई जा रही है, उसका बेनिफिट लोगों में ईजिली पहुँच सकता है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जाड़ों के सीजन में जंगलों में आग लगने की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने वन विभाग और लाइन विभागों के अधिकारियों के साथ फायर को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जंगलों को आग लगने को लेकर चिंता जाहिर की और अधिकारियों को इन घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर अंकुश लगाने के लिए फायर कंट्रोल रूमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जनजागृत की जाए ताकि लोगों पर जंगलों पर आग से काबू पाया जा सके। देखिए, आज फॉरेस्ट से यहाँ टीम थी, SDMs की टीम थी और साथ ही साथ हमारे लोकली जो NGOs इन्वॉल्व हैं वो लोग भी इसमें आए हुए थे। तो ये डिसाइड हुआ है कि इसमें महिला मंगल दल को हम इंगेज करेंगे। SDM लेवल पे हम पटवारीज को और रेंजर लेवल पे जो हमारे वहाँ नीचे वन विभाग के अधिकारी रहते हैं उनको
साथ में DPRO लेवल पे पंचायती राज के होते हैं, उनको हम लोग इंगेज करेंगे जॉइंट टीम बना के, ताकि वो लोगों में जागरूकता का अभियान चलाएं। इसके साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे कि पब्लिक प्लेसेस जैसे व्हीकल्स होते हैं, आपके बसेज होती हैं, इसमें सिगरेट और ये जो भी चीज़ें जिससे आग लग सकती है, चिंगारी लग सकती है, अलाउ नहीं करी जाए। चौथा, हमने इनको ये भी सजेस्ट करा है कि अगर इनको कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो SDRF फंड से वो हमसे डिमांड कर सकते हैं, ताकि हम फायर प्रिवेंशन में हम उसमें काम कर सकें। एक हमने कोशिश ये करी है, एक अच्छी चीज़ ये आई है कि हम फायर पट्टियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए एक पायलट एरिया हम देखेंगे जहाँ ग्रिड जैसा नेटवर्क डेवलप करेंगे ताकि फायर सीमित हो सके। मंगलौर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की। मंगलौर कोतवाली में SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीड़ितों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद CCTV और इनपुट के आधार पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोचा है और 4 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं अब पुलिस गिरफ्तार किए गए चोरों को आपराधिक इतिहास जुटा रही है। हमारे CO साहब के नेतृत्व में SSI को एक टीम बना करके कुछ काम सौंपा था। पिछले कुछ समय से 2-3 बाइकें चोरी की यहाँ सूचना मिली थी, लोग हमारे पास भी आ रहे थे, तो निर्देशित किया गया था कि इसमें जल्दी काम करें। तो काफ़ी सारे CCTV देखने के बाद, पुराने चोरों के बारे में तहकीकात करने के बाद फाइनली कल हमारी टीम को 2 चोर मिले, जिसमें एक का नाम गुलशजर और एक का नाम सोनू है। दोनों भनेड़ा टांडा मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके पास से, उनके कब्जे से 4 बाइकें रिकवर हुई हैं, जिसमें से 2 बाइकें जो थाना मंगलौर में ही लॉज्ड FIR में है चोरी में, और एक थाना रुड़की की और एक UP के किसी थाने से रजिस्टर में लॉज्ड FIR में है। अभी जो एक अच्छा ये बात है कि ये जो दोनों चोर हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनके बारे में हम पता करेंगे कि और भी इन्होंने अगर कहीं से कुछ चोरी की कर रखी है, इनका कहीं ऐसा कुछ हमें इनपुट मिलता है। बाकी जो अज्ञात अभी व्यक्ति फरार है उसके बारे में हमारा काम चल रहा है, तो हो सकता है, हमारा मानना है कुछ सामान उससे भी रिकवर हो सकता है। तो मैं पूरे थाना मंगलौर की टीम को, अपने CO साहब को इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।